गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं विजन अविराज वर्ल्ड स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अनुज कुमार और मैं आपको सोशल स्टडीज़ पढ़ा रहा हूँ। सोशल स्टडीज़ के अंदर अभी हमारा टॉपिक चल रहा है नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप को कैसे बांटा गया, किस किस देश को कैसे कैसे आज़ादी मिली, सब ने मोनार्क से कॉमन पावर कैसे पाई। तो अभी तक हमने पीछे जो पढ़ा, हमने फ्रांस के बारे में पढ़ा, हमने जर्मन के बारे में पढ़ा कि नेपोलियन आता है फ्रांस के अंदर, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन लाता है। ट्रीटी ऑफ वीना पढ़ी कि ये क्या थी। बैटल ऑफ वाटरलू था, कैसा आया, नेपोलियन को किसने अरेस्ट किया। ठीक है, तो नेपोलियन कोड से चालू करते हैं। नेपोलियन कोड 1804 में आया था। 1815 के अंदर वाटरलू बैटल होती है जिसमें नेपोलियन को अरेस्ट कर लिया जाता है ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया और ऑस्ट्रिया के द्वारा। ठीक है, उसके बाद एक ट्रीटी होती है, साइन होती है, ट्रीटी ऑफ वेना 1815 के अंदर। ये चार देश जो हैं, कंट्रीज़ जो हैं, इन मिलकर एक ट्रीटी साइन करती है। ट्रीटी आपको मैंने बताया था, ट्रीटी मतलब एक संधि, एक बॉन्ड साइन करती हैं कि आपको क्या मिलना चाहिए क्या नहीं मिलना चाहिए। ब्रिटेन को छोड़कर बाकी सब ने कुछ ना कुछ ले लिया था, ब्रिटेन ने कुछ नहीं लिया था। ब्रिटेन की जगह फ्रांस ने ले लिया था कि बर्बन जो डायनेस्टी थी दोबारा से उसने चालू कर ली थी और अपनी बाउंड्रीज उसने फिक्स कर ली थी कि फ्रांस बाकी देश से मिक्स नहीं होगा। ऐसी पर्शिया ने अपने लिए एक वेस्टर्न एरिया ले लिया था, टेरिटरीज ले ली थी ऑस्ट्रिया की, और रशिया ने पोलैंड ले लिया था। तो इसी तरह से बाकी सब ने अपने अपने ले लिया था। हमने गिसेप्पी मैज़िनी के बारे में पढ़ा कि इटालियन थे। ठीक है, ये मेंबर ऑफ सोसाइटी थी इनकी कार्बोनरी, ये पता होनी चाहिए छोटी छोटी चीज़ें। इनकी सोसाइटी थी, इन्होंने इनकी दो सीक्रेट सोसाइटी और थी, एक मर्सिल्स के अंदर, एक बर्न के अंदर, और इटली की यूनिफिकेशन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। आज का हमारा टॉपिक जो बैठता है, आज बैठते हैं एज ऑफ रिवोल्यूशन 1830 से लेकर 1848 तक। मतलब इस जिसके बीच में, इस टाइम पीरियड के बीच में जो रिवोल्यूशन हुए, क्या क्या रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन का मतलब आपको पता है, आप हम बहुत देर से पढ़ रहे हैं रिवोल्यूशन रिवोल्यूशन, तो दिनों से क्या मतलब रिवोल्यूशन में आपको बताया था, बदलाव, चेंजेस। क्या हमने स्ट्रगल किया, हमने नहीं उन्होंने क्या स्ट्रगल किया इस चीज़ को पाने के लिए। ठीक है, तो हम अब पढ़ते हैं एज ऑफ रिवोल्यूशन के बारे में। देखिए, हम सब जानते हैं कि एज, इसके अंदर दो चीज़ आइडिया चल रहे थे जो मिडिल क्लास फैमिली लाई थी, जो मिडिल क्लास पर्सन थे, कि लिबरलिज्म और नेशनलिज्म, यही इसके रीज़न थे। अगर हम बात करें एज ऑफ रिवोल्यूशन की तो दो क्वेश्चन निकल के आते हैं, वाई और बाई हुम, किसने किया और क्यों किया। आप इसको पूरा पढ़ेंगे, आप देखेंगे। देखिए, इसके अंदर दो चीज़ें भी याद रखना, ये आपके MCQs में भी आते हैं कि ऑटोमन एम्पायर, आप देख रहे होंगे ऑटोमन एम्पायर, ये कहाँ था, ऑटोमन एम्पायर कहाँ है ये पता होना चाहिए। ठीक, और एक था हेम्सबर्ग एम्पायर। तो आपको बताता हूँ, ऑटोमन जो एम्पायर था वो था ग्रीस के अंदर। ग्रीस देखोगे ना आप, ग्रीस मिलेगा आपको, इटली जो है, इटली के जस्ट नीचे ग्रीस मिलता है हमको। ठीक है, और जो दूसरा है हैब्सबर्ग एम्पायर, हैब्सबर्ग एम्पायर, ये था ऑस्ट्रिया के अंदर। ऑस्ट्रिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया, जर्मन के पास पड़ता है, जर्मन, और हॉलैंड से नीचे जर्मन के पास में। तो ये वहाँ पर ये दोनों दो एम्पायर थे जो वहाँ सबके जैसे अपने फ्रांस के अंदर था ना बर्बन डायनेस्टी, ऐसे ही वहाँ का एम्पायर ये था। वहाँ के लोग भी परेशान थे अपने अपने एम्पायर से, क्योंकि वहाँ भी मोनार्क सिस्टम था। कॉमन सब आप चाहते थे कि कॉमन पावर हो, एक नेशनलिज्म मिले और एक सबको लिबरलिज्म मिले। तो वही चीज़ है, मैंने अपने नोट्स में इसको तैयार किया है, आपको दिखाते हैं। इसमें अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको दोबारा से पिक खींच के भेज दूँगा, क्योंकि मेरा कैमरा एक्चुअली ख़राब है, बट मैं स्कैन करके भेज देता हूँ। ठीक है, तो क्या था, देखिए निकलता है, इसमें बात ये आती है 1830 से 1840 के अंदर किसने किया। यहाँ लिखा है बाई, ये लिखा है वाई। ठीक है, यहाँ वाई है। ठीक है, और यहाँ लिखा है आपका बाई होम, किसके द्वारा और किसने किया। तो दो आइडियाज़ थे, क्यों हुआ, लिबरलिज्म और नेशनलिज्म, एक आज़ादी और एक राष्ट्रीयता, दो कारण थे। और किसने किया, एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग। क्यों किया और कैसे हुआ देखते हैं। देखिए होता क्या है, अगर आपको छोटा सा एक व्यू बताऊं, इसमें पार्टिसिपेट किया इन चारों देशों ने दोबारा से। किसने, इटली, जर्मन, आयरलैंड और पोलैंड, इन चारों देशों ने मिलकर पार्टिसिपेट किया। पार्टिसिपेट देशों ने कहने का मतलब इन देशों के जो लोग थे, सिटीजन्स थे, क्योंकि भाई फ्रांस को जब आज़ादी मिल गई उसके बाद जैसे जैसे, तो वहाँ के बाकी सभी देशों में एक उमंग सी जाग गई, एक जोश सा आ गया कि अब हमें भी करना है। एक इंस्पिरेशन मिली उनको कि हमको भी कुछ करना है, हमको भी अपना देश आज़ाद करना ही है, हमें भी कॉमन पावर लानी पड़ेगी। यूनिटी बनाई
तो सब जगह रेवोल्यूशन चालू हुआ। 1830 के अंदर एक जुलाई रेवोल्यूशन होता है, कहाँ पर? फ्रांस के अंदर ही। दोबारा से फ्रांस के अंदर रेवोल्यूशन हुआ। अभी तक तो नेपोलियन था, नेपोलियन को अरेस्ट करके बाकी 4 देशों ने कब्जा कर लिया ट्रीटी ऑफ वीना लाके, ठीक है। अब दोबारा से रेवोल्यूशन होता है किसके? घिसी अब लौट के आते हैं। घिसी ने सबको इकट्ठा किया, बाकी रेवोल्यूशनरीज को, और क्या किया? ये काम किया। पहला जुलाई रेवोल्यूशन, याद रखना जुलाई रेवोल्यूशन हुआ था, ये आई थिंक इन जुलाई में लिखा है। फर्स्ट अपीवल टुक इन द फ्रांस इन द जुलाई 1830, एग्जैक्ट डेट यहाँ नहीं लिखी है, ठीक है। इसमें क्या होता है? बर्बन किंग्स हु हैड बीन रिस्टोर्ड टू द पावर ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव रिएक्शन आफ्टर 1815, वही कि बर्बन डायनेस्टी को दोबारा से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो एक ही डायनेस्टी 3 बार नाम आ गया। पहले हमने बर्बन डायनेस्टी का नाम सुना कहाँ? लुईस 16 के टाइम पर, जब वहाँ रिवोल्यूशन चालू हुआ 1789 के टाइम पर, तो वहाँ पर सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर 1815 में जब नेपोलियन को अरेस्ट कर लिया गया, उस डायनेस्टी को दोबारा से वापस खड़ा कर दिया गया ट्रीटी ऑफ वीना के अंदर। अब जुलाई रिवोल्यूशन दोबारा चालू होता है घिसी, फिर उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं। पहला पॉइंट था। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की व सेटअप। अब कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की सेटअप किया गया, मतलब कि मोनार्की रहेगी लेकिन केवल सेपरेट टाइम पर। मतलब अब वही आप जुडिशरी और आपका लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूशन, मतलब तीनों को पार्ट अलग अलग देखेंगे। मतलब अब कॉमन के पास पावर ज़्यादा रहेगी, कॉमन पीपल्स के पास, और मुनाक के पास जो राजा है उसके पास पावर रहेगी कम। तो वही सिस्टम उन्होंने लागू कर दिया कि मुनाक रहेगा, लेकिन अब उतनी पावर उसके पास नहीं रहेगी जितनी पहले थी। अब हम अपना एक कैंडिडेट खड़ा करेंगे चूज़ करके, उसके पास भी पावर, उसके पास सबसे ज़्यादा पावर होगी, ठीक है। थर्ड आया था कि लुईस फिलिप एट इट्स हेड। लुईस फिलिप जो हैं, ठीक है, इनको हेड करेंगे, जो हेड बनेंगे वो लुईस फिलिप बनेंगे। एक लुईस फिलिप थे इनके बीच में, ठीक है, उनको हेड बनाया गया कि हमारी तरफ से जो अब बनेंगे जैसा गवर्नर, एज अ पीएम, जो भी उस वक्त था लीड करने वाले, वो बनेंगे हमारे लुईस फिलिप। फोर्थ पॉइंट बनता है हमारा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट नहीं है एक्चुअली, ये एक तो जुलाई रिवोल्यूशन का 3 था। अब दूसरा रिवोल्यूशन बना, रिवोल्यूशन स्टार्टेड इन ब्रुसेल्स, ठीक है। बेल्जियम की कैपिटल है, याद रखना, बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स। अभी ब्रुसेल्स का क्या होता है अब देखना, ठीक है। ब्रुसेल्स पड़ता है आपका ये नीदरलैंड के पास, नीदरलैंड है आपका, उसके पास। मैं आपको दिखाई देता हूँ मैप के अंदर कौन सी चीज़ कहाँ है। देखिए, हमें पहले पढ़ते हैं ग्रीस। ग्रीस कहाँ है? ग्रीस ऑटोमन एम्पायर आ गया, ये रहा ग्रीस, ग्रीस, ठीक है। इटली ये रहा, सबसे ज़्यादा कोरोना के मरीज यहाँ पर है अभी, ठीक है। ऑस्ट्रिया ये रहा। अब ये ऑस्ट्रेलिया रशिया के पास चले जाएगा। अब देखोगे अभी यहाँ पे आगे ट्रीटी हुई थी ना, ट्रीटी भी हुई थी यहाँ, ट्रीटी ऑफ वीना में देखा था हमने कि ऑस्ट्रिया का है कुछ पोर्शन रशिया ने ले लिया था, ठीक है। अब फ्रांस ये रहा, छोटा सा ये है स्विट्ज़रलैंड, और आप देख रहे हो ब्रुसेल्स नीदरलैंड के पास, ये है छोटा सा हिस्सा है। अभी तो टूटेगा, तो टूट के पता चल जाएगा आपको ब्रुसेल्स का है। ये ब्रुसेल्स बनेगा इससे, ठीक है, बेल्जियम से। बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स, समझ में आया? ये आपका लंदन, इंग्लैंड, आयरलैंड, यूके जैसे बोलते हैं पूरा मिक्स होके, स्पेन, फ्रांस, नीदरलैंड, स्विट्ज़रलैंड जिसकी कैपिटल बर्न है, ठीक है, डेनमार्क, पर्शिया, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली, ठीक है, और ये है ग्रीस। और इसके स्पेन के जस्ट इस तरफ जो है वो है हमारा आपका पुर्तगाल है, ये रहा। ओके, टॉपिक पे आते हैं लौट के। होता है कि जुलाई रेवोल्यूशन के अंदर होता है, ठीक है। और दूसरे क्या होता है जुलाई के अंदर रेवोल्यूशन स्टार्ट, जब ब्रुसेल्स के अंदर रेवोल्यूशन चालू होता है अंडर यूनाइटेड किंगडम, वहाँ पर क्या होता है नीदरलैंड को अलग कर दिया जाता है, बेल्जियम हमारा सेपरेट हो जाता है। नीदरलैंड से अलग होकर एक देश बनता है ब्रुसेल्स की राजधानी जो बेल्जियम। देखिए लिखा है ना, जुलाई रेवोल्यूशन हुआ, इस जुलाई रेवोल्यूशन से ही, इस जुलाई रेवोल्यूशन में क्या हुआ कि एक तो हमारा एम्पायर वो ख़त्म हो गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया था,
ठीक है। और दूसरा, जुलाई रेवोल्यूशन की वजह से ही ब्रुसेल्स को अलग कर दिया गया नीदरलैंड से। यूके, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से एक बेल्जियम बना, एक नया देश बना। ओके, ये था हमारा केवल एक जुलाई रेवोल्यूशन। अब आता ग्रीक रेवोल्यूशन। अब ग्रीक में भी ऐसे रेवोल्यूशन हुआ उसी टाइम पर, उसी टाइम पीरियड में ग्रीक में रेवोल्यूशन हुआ, ये आप देख रहे हो, वहाँ पर ओटोमन एम्पायर था। ठीक है, क्या होता है ग्रीक में, ओटोमन एम्पायर उस वक्त ग्रीक में था। वहाँ के लोग और सब चाहते थे कि वहाँ उनको भी फ्रीडम मिले। इन 1821 की बात है, देखो। An event that mobilized nationalist feeling among the educated elite across Europe was Greek War of Independence. Greek had been a part of Ottoman Empire since the 15th century. 15 से मतलब 15वीं शताब्दी से, 15th सेंचुरी से ग्रीक में ओटोमन एम्पायर चल रहा था। The growth of revolutionaries nationalism in Europe sparked off a struggle of independence amongst the Greek which began in 1821. कि वही 1881 के अंदर, 1821 के अंदर, 21 के अंदर, 1821 के अंदर वहाँ के लोग भी आज़ादी के लिए मतलब खूब स्ट्रगल किया उन लोगों ने भी, कि दीज पीपल्स ऑल्सो वांट्स फ्रीडम फ्रॉम एम्पायर इन 1821. Then nationalist in Greece got support from Greece living on exile, and also many West European had a sympathetic and ancient Greek culture. एक्चुअली क्या होता है, वहाँ के लोगों को सपोर्ट किस चीज़ का मिलता है, इसमें ये लिखा हुआ है, आप इसको भी देखोगे कि वहाँ के लोगों को जो उनको स्ट्रगल करने के लिए पावर मिलती है ना, जो एक हिम्मत मिलती है, वो मिलती है एक तो वहाँ के फिलोसफर से, आर्टिस्ट से, जो वहाँ के आर्टिस्ट थे, पोएट थे, ठीक है, उनसे उनको स्ट्रगल करने की पावर मिली। और कुछ यूरोपियन देश थे, कुछ देश के लोग यूरोपियन, उनसे उनको हिम्मत मिली आगे स्ट्रगल करने की। इसी वजह से एक ट्रीटी और साइन होती है जिसका नाम है कॉन्स्टेंटिनोपल। आप देख रहे हो ये ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832। इस ट्रीटी के अंदर ग्रीस भी इटली से अलग हो जाता है। इटली था लेकिन उसको भी मोनार्क सिस्टम हटके उसे कॉमन पीपल्स के ऊपर पावर आ जाती है। ठीक है, तो ये इस चीज़ के पूरा दिया हुआ ना इन दोनों को, मतलब हमने अगर चैप्टर के अगर हम ब्रीफ निकाल के देखें तो हमें हर देश के बारे में पता चलेगा कि जो पहले देश थे कैसे कैसे उनको अपनी आज़ादी मिली, कैसे कैसे कुछ देश अलग बने, किस देश को तोड़ के किस देश को बनाया गया। तो हम इन चैप्टर्स में केवल यही पढ़ रहे हैं, नेशनलिज्म इन यूरोप। अगर आपके पास एग्जाम में भी आता ना, आप बहुत कुछ बना के लिख सकते हो इस चीज़ के ऊपर। और हाँ, एक चीज़ और कहना चाहूँगा, आप वीडियो देखते हैं, कई मेरे पास स्टूडेंट्स का आए इस चीज़ के लिए मैसेज कि सर ये वाला जो आप देते हो हमको ये भी करना है क्या, कॉपी में नहीं करना है। अरे डोंट वरी, इस चीज़ के लिए आप इतना घबराया मत करो। जो आपके पास मैं क्वेश्चन लिख के भेज रहा हूँ ना, वो क्वेश्चन है कि आपके CBSE बोर्ड के अंदर, अब 10th के जो बोर्ड है ना, उसमें किस तरह के, किस वे में क्वेश्चन बना के देता है। मतलब आप देखोगे ना, इसमें 4 क्वेश्चन एक साथ दे रखे हैं और आंसर दे रखा है एक। इट मीन्स कि वो चारों क्वेश्चनों का आंसर एक ही है। अगर वो हम घुमा के भी क्वेश्चन एग्जामिनर दे देता है ना, तो आपको आंसर क्या लिखना है। मैं आपको CBSE के क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको अपने हिसाब से भी अगर इसमें मिलता है कुछ न्यू टॉपिक जो इसमें देखने को मिलता है ना, सब कुछ वही है। और जो मैं आपको नोट्स बनाकर, जो मेरे खुद के नोट्स है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, ये वाला नोट्स जो है, ठीक है, ये आपका एक तरह से शॉर्ट नोट है, ये तरह से शॉर्ट नोट्स हैं आपके लिए, आपको पढ़ने में हेल्प करेंगे, लेकिन एग्ज़ाम के लिए इतना इनफ नहीं है। आपको इसमें ब्रीफ करना पड़ेगा, आपको इसमें ब्रीफ देना पड़ेगा। एक शॉर्ट नोट के लिए है कि आप एक पेज पर बनाकर इसमें आप ये लिख लो, नोट करते रहो कि यहाँ शॉर्ट के टाइम पर आपको साथ आता रहेगा। लेकिन इसको थोड़ा ब्रीफ करना, जितना मैं लिखा है ना उससे थोड़ा सा और बढ़ाना। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो यार ऑल्सो मैं भी डिमांड करूँगा कम से कम 5 नंबर में 5 लाइनें तो कम से कम लिखी हूँ। ठीक है, पॉइंट वाइज अच्छा लिखना, ये भी मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा कि सर जब है ही नहीं तो इसमें कितना लिखेंगे। जो पॉइंट हैं, जैसे ये इन क्वेश्चन को बताया, इसमें तो इतना कुछ है नहीं आज, इन दोनों के अंदर यही टॉपिक है जो आपको मैंने बताया है। जितना लिखवाया केवल इतना ही, और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। तो प्लीज़ इस चीज़ के लिए इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं कि सर ये वाला भी करना है, ये वाला भी करना है। आपको समझ में आना चाहिए, मेन थिंग ये। मेरा मेन मोटिव ये है कि आपके दिमाग में लिख दूँ, कॉपी पे चाहे नोट करो मत करो, लेकिन आपके दिमाग में वो, आपके माइंड में वो स्टोरी बैठ जानी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि आप बोर हो जाओ कि वीडियो देखोगे और समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए प्रॉपर वे में समझाना चाहता हूँ आपको, ताकि आपको सबको समझ में आए। तो आज का टॉपिक इतना ही रखते हैं, एज ऑफ रिवोल्यूशन, फिर आपको देखने का। ओके।
तो आज की तरह रखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।